अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक मुदालियर है सर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। वाह, क्या बात, कैसे याद की हैं? सर उसमें माध्यमिक और मुदालियर था ना, इसीलिए मौ से याद हो गया था। सब समझ रहे थे। चलिए, अच्छी बात है ना? अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आया है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में सर। हम्म। इसी को, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राधा कृष्ण आयोग। मतलब ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीसी, वाइस चांसलर। ये जो समवर्ती सूची में कब लाया गया था शिक्षा? समवर्ती सूची 1976 में। चलिए, उसके बाद प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लिए थे ना हम लोग? जी, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गया तो उसके आगे होगा। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। जी, 24 जुलाई 1968 था, लास्ट वाला याद किए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या है? अच्छा, ये 1986 वाला, म्यूट हो जाइए। 1986 क्या हुआ? म्यूट हो जाइए, म्यूट कर लीजिए अपने आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम देखेंगे 1986, पहले तो 68 वाला हम देखे थे, है ना, जो कि बहुत विशेष नहीं है, लेकिन 1986 वाला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम सरकार ने, सर वो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, ये सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये सेकंड वाला है ना? अच्छा, इस भी नहीं दिख रहा है सर, क्या ये है? 1986 जो 68 था ना, उसको अपोजिट में कर दीजिए। जी सर, उल्टा है। ओके, एक मिनट हो जाइए, मैं किताब उल्टा लेता हूँ, वो सेक्शन इधर से कट रहा है। बहुत मोटी किताब है ना, तो इसको फोटो खींचने में भी नहीं बन रहा था। जो 6 वेदांग है उसमें से कम 3 का नाम बता पाएंगी आप? हम्म, 6 वेदांग में से एक का नाम। सर क्या बोले, किचन चल गए थे। अच्छा, 6 वेदांग में से कम 3 का नाम बता पाएंगी? 6 वेदांग, शिक्षा, शिक्षा कल्प, निरुक्त और व्याकरण था, और छंद, और लास्ट में ज्योतिष। वाह, क्या बात है। चलिए, सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन सर्वेक्षण करवाया और इसको शिक्षा की चुनौती नीति। नहीं रहा है, एक मिनट, ये है सर्वप्रथम, यहाँ है हम लोग, है ना। सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण करवाया और इसको शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, चैलेंजेज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, नाम से 1983 में प्रकाशित करवाया, ताकि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। हाँ, तो एक सर्वेक्षण हुआ था जिसका नाम है चैलेंज ऑफ एजुकेशन ऑफ पॉलिसी पर्सपेक्टिव।
तो ये रिपोर्ट कब पब्लिश करवाया गया था? 1983 में, नहीं कब पूछेगा। ओके, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफ़ी सीमा तक कोठारी आयोग के प्रयोजन एवं अनुशंसाओं को ध्यान रखा गया। कोठारी आयोग कब आया है? कोठारी आयोग कोठारी कोठारी आयोग फिर ध्यान से पढ़िए। ध्यान का इम्पोर्टेंट था ना कोठारी आयोग, जी सर, 6% कोठारी आयोग है ना। कितना हुआ सर? हाँ, कोठारी जिसको आयोग क्या राष्ट्रीय है? शिक्षा आयोग भी कहा गया था, है ना। नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। कोठारी आयोग 1948 में। 1948 में। नहीं, वो तो आपका विश्वविद्यालय आयोग था ना। वो तो विश्वविद्यालय आयोग, अभी हम तो बोले हैं ये वाला। हाँ, ये कोठारी आयोग को कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को दौलत जी सिंह सर, कोठारी का राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 है। हाँ, तो उसके ही अध्यक्ष थे कोठारी, इसीलिए इसको कोठारी आयोग भी कहते हैं। अच्छा, दौलत सिंह है, ठीक। दौलत सिंह कोठारी। वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 में ये 66। था, है ना। तो ये वाली बात है। ओके, तो इसमें मेन रूप से वही जो कोठारी आयोग का अनुशंसा था उसी को लागू करने की कोशिश की गई। ठीक, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ओके, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसको ही इधर एनपीई लिखा गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग अभी देख रहे हैं वो कब की है? 2020 का सर। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल, एक मिनट देख लेता हूँ क्या क्या लिखा है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव सभी को समान शिक्षा उपलब्ध करानी होगी की वरीयता देने का सिद्धांत लागू किया जाना भी इसका घटक रहा है। ओके, तो वही 8 से 14 वर्ष, 8 से 14 ही है ना, 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दिया जाएगा, ऐसा तो है ना, गवर्नमेंट में कहा गया है। जी सर, 1 19 से 7 साल और 7 साल तक का फ्री बोला था। 1 से 7 साल नहीं समझे, मतलब 14 वर्ष तक फ्री है। 14 वर्ष तक फ्री है ना। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले समय का महाअधिकार पत्र माना गया। तो 1966 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जैसे इसको मैग्ना कार्टा कहा गया बाद में, है ना, इंडियन पर्सपेक्टिव से। एक बार और एक मैग्ना कार्टा आया था, है ना, नई शिक्षा नीति का मैग्ना कार्टा, है ना, कौन सा? मैकाले। जी सर, मैकाले से तो आया था, हाँ, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा तो बराबर मिला था। चलिए बस और आगे बढ़ते हैं। तो एक ना आप लोग इसको अलग से शॉर्ट नोट बना के रख लीजिए, काम आएगा, है ना, क्योंकि इतना सारा ईयर है, इतना कुछ है, तो उसको शॉर्ट नोट बनाना ही पड़ेगा। या फिर जो आप किताब ली हैं ना, आप लोग किताब लिए हैं, उसमें देखिएगा, अंडरलाइन करके रख लीजिएगा। लेकिन अंडरलाइन किया हुआ एक बात होता है, लेकिन नोट बनाया हुआ दूसरी बात होता है। नोट क्या है ना कि आपका एक पेज में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। सर बुक में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किधर से पढ़े क्या पढ़े। ये 10वां चैप्टर उल्टाएंगी ना, ये 10वां, हाँ, तो बुक उल्टा के 10वां चैप्टर देखेंगे तो मिलेगा। 10A नाम से होगा, या हो सकता है कि हटा दिया हो 10B, तो फिर सीधा 10 नाम से होगा। उसका विषय सूची हमें भेजिएगा, देखते हैं कुछ परिवर्तन तो नहीं। ठीक। इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखते हैं। महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, है ना। तो ये 1986 की हम शिक्षा नीति देख रहे हैं। ओके, तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की स्थापना कह सकते हैं। या फिर ये भी इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हम कृषि जनित चीज़ों पर विश्वविद्यालयों में फोकस कर लें, है ना। तो लेकिन वही है कि आप याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय का स्थापना करना, सामान्यतः विश्वविद्यालय शहरी क्षेत्रों में होते हैं। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की पद्धति पर मुक्त विश्वविद्यालयों एवं
दूरस्थ अध्ययन पर बल। ओके, तो इग्नू की पद्धति पर मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा पर बल दिया गया, है ना, कि कम से कम लोगों के पास अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो जाए। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच भी कहा जा सकता है, इसको समानता के लिए शिक्षा की अवधारणा भी कह सकते हैं। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और जो मूल्य पर आधारित शिक्षा पर बल, शिक्षा का आधुनिकीकरण और व्यवसायीकरण। शिक्षकों की शिक्षा की इस बात का विशेष उल्लेख किया गया कि किसी भी देश के लोगों को स्तर उनके अध्यापकों के स्तर से ऊंचा नहीं हो सकता, है ना। तो शिक्षकों की शिक्षा भी जरूरी थी, है ना, कि शिक्षकों को लगातार ट्रेनिंग दिया जाए। तो क्योंकि ये भी कहा गया ना कि बाकी जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा शिक्षित होनी चाहिए वहाँ के शिक्षक, है ना। मानव शिक्षा संरचना, समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए, है ना। इसकी अवधारणा उसी समय आ गया था जब पहली बार शिक्षा नीति आया था, 1972 में। कब? 1972 में 10+2+3 लागू किया गया था ना। ओके, इसमें प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा का आधारभूत पाठ्यक्रम माना गया, है ना, प्रथम 10 वर्ष। उसके बाद 2 हो गया 12वीं और फिर ग्रेजुएशन। ओके, हाँ, तो इसके प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा को आधारभूत पाठ्यक्रम माना गया, जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। साथ ही साथ प्रत्येक स्तर की शिक्षा न्यूनतम स्तर पर विकसित होनी चाहिए तथा गुणात्मक सुधार होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 10+2 स्तर पर प्रतिभाशाली छात्रों को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करना आवश्यक है और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। तो वही यहाँ जो 12th स्तर पे, है ना, कि 12th अच्छे से करेगा तो भाई विश्वविद्यालय में जाएगा बच्चे, नहीं तो नहीं जाएगा। और व्यावसायिक शिक्षा वही IIT, मेडिकल, इस तरह की बातें करना, है ना। 10+2+3 स्तर पर शिक्षा को उच्च शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करवाया जाना तथा विभिन्न निकायों और शिक्षा दिया जाना, विभिन्न निकायों की शिक्षा दिया जाना, जिसमें चिकित्सा, न्याय, कृषि, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा को प्रदान किया जाना है। इससे राष्ट्रीय विकास की संभावना भी बनती है। प्रत्येक जिले में एक नवोदय स्थापित किया जाना, जो बाकी नवोदयों के लिए, बाकी विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय है। तो ये जो है 1986 में लाया गया था और हम लोग भी थैंकफुल हैं कि हम लोग नवोदय से पढ़े हैं, है ना। ओके, तो ये नवोदय वाली बात कब की गई थी? जो सेकेंड शिक्षा नीति है 1986 वाली, है ना, उसमें आई है ना। सर जैसे व्यवसायिक है तो व्यवसायिक में पॉलिटेक्निक भी आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, कि आप 10+2 के बाद कुछ भी करिए, है ना। जी। तो मेन रूप से व्यावसायिक शिक्षा में ये आपको मतलब नोटिस करवाया है। तो पॉलिटेक्निक में भी तकनीकी आ सकता है ना। ओके, जी सर। तो नवोदय की स्थापना कब? 1986। जी सर। उस शिक्षा को सुलभ कराने के लिए मुक्त या खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना, इनकी सूची इस अध्याय में दी गई। तो मुक्त और खुले विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई इसी समय। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICRE, ओके, तकनीकी शिक्षा परिषद। ओके, ये R नहीं, यहाँ टेक्निकल होगा, T होगा, है ना। AICTE, है ना, AICTE, ठीक है। जिससे इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएटेड रहते हैं ना, जिस तरह से, जैसे मान लीजिए CBSE है, सभी स्कूल एसोसिएटेड रहता है, ऐसे ही सभी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है AICTE से एसोसिएटेड रहता है। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से को कानूनी अधिकार प्रदान करना ताकि निम्न स्तर की तकनीकी संस्थानों को बंद किया जा सके और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने वाले को प्रोत्साहित किया जा सके। तो AICTE का एप्लीकेशन मतलब इसको थोड़ा पावरफुल बनाया गया कि लो लेवल का जो तकनीकी शिक्षा संस्था है उसको बंद कर दें और उसको, और जो उच्च शिक्षा प्रदान करने मतलब अच्छा क्वालिटी का शिक्षा प्रदान करेगा तकनीकी, उसको प्रोत्साहित किया जा सके, ऐसी बात इसमें है। ओके, तो इतनी सारी बातें हम देख पा रहे हैं। और कुछ है, राष्ट्रीय प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए। तत्कालीन शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करना, इनको सतत बनाया जाना। बाह्य मूल्यांकन, ग्रेड सिस्टम या व्यवस्था लागू करना।
ताकि मूल्यांकन को विश्वसनीय बनाया जा सके। तो मूल्यांकन व्यवस्था में भी मतलब जैसे विद्यार्थियों का मूल्यांकन हो अच्छे से, है ना, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत महसूस की गई और किया भी गया, तो इसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शिक्षा में सुधार हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट स्थापित करना, है ना, कुछ को CTE उन्नत करना और कुछ को CASE में समुन्नत करना। ये सब क्या क्या होता है? CTE, ओके, और CASE, ओके। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद NCTE को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना किया जाना भी है। तो देखिए डाइट की स्थापना कब की गई, मतलब किस शिक्षा नीति के तहत की जा रही है? सेकेंड वाले के अनुसार ना। भारतीय तकनीकी शिक्षा। तो सेकेंड वाले के अनुसार मतलब 1986 के अनुसार किया जा रहा है डाइट की स्थापना। बाकी देखिए ये CTE और CASE क्या है, सच में नहीं पता है, ओके, तो इसको एक बार देख लेते हैं। CTE क्या है? CTE शिक्षा तकनीक होगा। कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन। हाँ, AICTE वोकेशनल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर, यहाँ देखिए CTE लिखा है ना, कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन CTE, ओके। और एक है CASE, उसको देख लेते हैं। सर यहाँ डाइट वगैरह के साथ में CTE को सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन भी में लेकर देख सकते हैं। डाइट ये वगैरह नहीं के किया हूँ तो मुझे उसका ख्याल नहीं है ना। जी, तो आप लोग BEd किए हैं तो आप लोगों को पता होगा, है ना। सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन भी होता है लोकल लेवल पे। चलिए कोई नहीं, दिख नहीं रहा है तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो डाइट कब स्थापित किया गया था? 1986 में सेकेंड शिक्षा नीति में। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में कुछ और सुधार करने के लिए एक नया दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA भी कहा जाता है। मतलब 1986 वाले को ही सुधार किया गया था 1992 में, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हम देख पा रहे थे इसमें, खास करके इसमें मुक्त विद्यालय की स्थापना करना, डाइट को स्थापित करना, है ना, नवोदय को स्थापित करना, ये सब थोड़ा याद रखिएगा। और फिर AICTE को मजबूत करना, ओके, 10+2+3, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना। हाँ, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो इस तरह की बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन। ये CASE को भी सर काउंसिल फॉर एडवांसमेंट एंड सपोर्ट एजुकेशन के रूप में देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट एंड सपोर्ट एजुकेशन, ओके, केस, ओके। अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ अगर दोनों CTE और CASE है तो हाँ, दोनों शिक्षा के डाइट से एसोसिएटेड है ना। डाइट में तो पूरा जानकारी है कि हाँ वो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और CTE में भी सेंटर फॉर टीचिंग एंड एजुकेशन है। ओके, और केस का क्या फुल फॉर्म बोले? CASE का सर है एडवांसमेंट एंड सपोर्ट, ओके, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट एंड सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट एंड सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, ओके। ये देखिए 1986 वाले को थोड़ा अमेंडमेंट करके इम्प्रूव करके 1992 में लाया गया था। तो उसको कहा गया था प्लान ऑफ एक्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन, कि किस तरह से हम इसको एक्शन में ला सकते हैं। ये तो हमने कह दिया कि ये करना चाहिए, है ना। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसके क्रियान्वयन और परिणामों की समीक्षा की जाएगी, पर सरकार ने केवल 3 वर्ष बाद 1990 में इसकी समीक्षा हेतु आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति
हाँ, तो राम मूर्ति समिति पूछ लिया गया था, है ना। अब कब पूछा था मुझे याद नहीं, लेकिन ये पूछा गया था। तो राम मूर्ति समिति आप लोग याद रखेंगे 1990, है ना। तो यही 1986 वाले को ही 1986 वाले को ही चेक करने के लिए राम मूर्ति समिति आ गया था, है ना। कौन सा समिति कलकत्ता विश्वविद्यालय के चीज़ों को समीक्षा के लिए आया था, याद है? लंदन कौन? लंदन विश्वविद्यालय था। नहीं, कलकत्ता विश्वविद्यालय को जांच करने के लिए कौन सी कमेटी लाया गया था, आया था ना? जी सर, ये सैडलर सैडलर आयोग, अडलर आयोग 1917 में। है ना। जी सर, सैडलर आयोग। तो यही है कि बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं कि एक ही बार में याद हो जाएगा ना। तो यहाँ ऐसे ही 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को काउंटर करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए क्या आया था, राम मूर्ति समिति, है ना। ये पूछा गया था, मैंने देखा है इसको। ओके, हो सकता है कि जो आप लोग को 80 प्रश्न भेजे हैं ना, उसमें होगा राम मूर्ति समिति 1990। और इसकी समीक्षा के पूर्व ही वर्ष 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति की स्थापित कर दी गई। और जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992, है ना। तो एक तो राम मूर्ति कमेटी 1990, उसकी समीक्षा से पूर्व ही, ओके, मतलब ये समिति बनाया गया 1990 में, ठीक है। अपना वो नहीं दिया था रिपोर्ट, उसके पहले ही हमने जनार्दन रेड्डी समिति स्थापित कर दिया, ठीक है। तो 1992 में बात क्लियर होना है ना कि 1990 में हमने राम मूर्ति समिति बनाया, ये तो ठीक बात थी, लेकिन इसके रिपोर्ट का हम इंतजार किए ही नहीं। 1992 में हमने जनार्दन रेड्डी समिति बना दिया, ठीक है। तब इन दोनों के समायोजन से वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किए गए और इनका नाम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विथ द मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 1992 नाम से प्रकाशित किया गया। ओके, तो ये कई बार जो है सेकेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में इस तरह से भी लिखा रहता है 1986/1992, है ना। तो प्लान ऑफ एक्शन के तहत कुछ कुछ चीज़ें परिवर्तित किया गया है 1992 में। ओके, कुछ विद्वान भूल से इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं। सरकार ने परिवर्तित कार्य योजना का नाम दिया प्लान ऑफ एक्शन। ओके, तो 1992 वाले का नाम तो वैसे प्लान ऑफ एक्शन है, लेकिन मैंने कहा ना कि सेकेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुछ इस तरह से भी लिख दिया जाता है 1986/1992, है ना। अभी विकिपीडिया पे आप देखेंगे तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बनाया गया और शिक्षा को उत्तम निवेश माना गया 1966। तो ये 1966 कौन से कमेटी का एंड हुआ था? सर 1966 में तो वही दौलत सिंह कोठारी आयोग। हाँ, कोठारी कमेटी कंप्लीट हुआ था ना जी। वर्ष 1986 के अनुशंसाओं की तरह शिक्षा में भी 6 या उससे अधिक निवेश की बात की गई। ओके, तो जो 1966 में कोठारी कमेटी कहा था ना कि 6% खर्च करो, तो यहाँ भी 1986 में भी कहा कि हम 6% खर्च करेंगे और 1992 में भी वही स्थिति रही। ओके, यहाँ देखिए, पूरे देश में +2 को अधिक संगठित बनाना, समग्र साक्षरता पर बल देना, राष्ट्रीय साक्षरता योजना नेशनल लिटरेसी मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य को भी जोड़ा गया, रोजगार और स्वरोजगार की आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर बल, निरक्षरों को साक्षर सतत शिक्षा कार्यक्रम, ब्लैक बोर्ड शिक्षा योजना में और अधिक मूल और प्रायोजिक सुधार और इसको उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी लागू करना, मुक्त शिक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ करना। वैसे कुछ विशेष बात मुझे तो नहीं दिख रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सेक्शन याद रखें, लेकिन दोनों कमेटी का नाम और ईयर याद रखेंगे। एक राम मूर्ति कमेटी कब? 1990 में। और जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992। ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा। ऐसे इसमें और विशेष मुझे नहीं दिख रहा है। ये देखिए, परीक्षा मूल्यांकन सुधार हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन का बनना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी इस प्रक्रिया का परिणाम है ना। तो NTA जो अभी देख पा रहे हैं, जो आप लोग एग्जाम देंगे ना, तो UGC का एग्जाम भी NTA के द्वारा लिया जाता है। तो ये 1992 में हुए सुधार का परिणाम है ना। राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी परिषद AICTE को और अधिक सुदृढ़ करना,
ओके। एक है राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना, को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये देखिए, जो आप लोग बीएड करके, तो ये आप लोग का NCT से ही एसोसिएटेड रहता है ना बीएड कॉलेज? जी सर, हाँ। कॉलेज का affiliation उसी से रहता है, एनसीटी तो 1993 एफिलिएशन। में इसको स्थापित किया गया था। प्राथमिक शिक्षा हेतु ब्लैक बोर्ड निःशुल्क दिए जाने की योजना बनाई गई। बताइए कि हम लोग ब्लैक बोर्ड निःशुल्क देने की बात कर रहे थे, तो समझिए कि हमारी स्थिति क्या थी। ओके। तो मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली में काफ़ी सुधार किए गए, शिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए, और कुछ कुछ इसमें शिक्षा केंद्र के बारे में दिया है, देखते हैं। लेकिन इनकी कुछ सीमाएं भी थी, तो देखते हैं सीमा क्या है पहले। अच्छा, आगे बात भी किया गया है राममूर्ति कमेटियों का, है ना, तो इसको देखेंगे अलग से। असमान शिक्षा व्यवस्था वर्ष 1976 में संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, ये आप लोगों को याद है ना। परंतु राज्यों के कर्तव्यों को निश्चित नहीं किया गया, जबकि यह कार्य राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए था। यहाँ वित्त आदि से संबंधित विषय उत्पन्न हो गए जाते हैं। ओके, तो वही है कि राज्य को एक तो पैसा नहीं था, और राज्य किस तरह से एक्शन लेगा वो भी नहीं बतलाया गया था। जन सहयोग के नाम पर जन शोषण हो रहा था, उस शिक्षा और भी महंगा हो गया। शैक्षणिक अवसरता की समानता के नाम पर वोट की राजनीति, तक कैपिटिशन, फीस की मार। तो देखिए, ये कुछ भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि इससे प्रश्न तो लगता नहीं है बनेगा हमारा, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। आते हैं राममूर्ति समिति, ठीक है, गन्नाम समिति, बहुत सारा लिंग दोष समिति, कितना समिति है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। और प्रश्न तो बनता है भाई, 5 नंबर तो बनेगा, है ना। अब कहाँ से उठाएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन भैया हम लोग पढ़ ही सकते हैं ना। ओके, तो पढ़ के जाएंगे, और शॉर्ट नोट 2-3 पेज में जो है ना, ये चैप्टर को अपने तरफ से छोटे छोटे लिख करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। ओके, चलिए 1 मिनट रुक जाइए, पानी पीने की इच्छा हो रही है। बाकी लोग आज न जाने कहाँ हैं। सर, मॉड्यूलर शिक्षा का मतलब थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। सेमेस्टर तो समझ में आ रहा है, सेमेस्टर सिस्टम और स्किल का। मॉड्यूलर शिक्षा मतलब मॉड्यूल, देखिए एक बार जब नहीं समझ तो एक बार डेली लाइफ में उतर आइए। मॉड्यूलर किचन समझते हैं ना, मॉड्यूलर किचन, तो उसमें थोड़ा सब कुछ एडवांस रहेगा। अच्छा, हम्म, और साथ ही साथ अरेंज भी रहेगा। हमारे गांव का किचन कैसा होता है, और नॉर्मल। हाँ, और शहर का किचन आपको पता रहेगा कि यहीं वो चीज़ रहना चाहिए, वैसे नहीं यहीं रहेगा, यहाँ चूल्हा रहेगा, है ना। चूल्हे में भी हम जितना एडवांस कर सकते हैं, 3 चूल्हा 4 चूल्हा लगा सकते हैं, है ना। फिर कुछ चीज़ों का और भी स्थान फिक्स रहेगा। तो ऐसे ही मॉड्यूलर शिक्षा को आप देख सकते हैं। ओके, एडवांस एजुकेशन मॉड्यूलर शिक्षा। ठीक। तो यहाँ 1986 में कुछ संशोधन किया गया, वही राममूर्ति कमेटी उसी ले आया ही था। ओके, तो इनकी मुख्य सिफारिशें मॉड्यूलर शिक्षा और सेमेस्टर पद्धति और कौशल विकास से संबंधित है। तो देखिए, हमको मॉड्यूलर शिक्षा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, और कौशल विकास भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन सेमेस्टर पद्धति, इसकी जो बातचीत की जा रही है सेमेस्टर पद्धति की, तो ये राममूर्ति समिति की, और अभी भी चला आ रहा है सेमेस्टर समिति, ये सेमेस्टर पद्धति, है ना। तो सेमेस्टर पद्धति किससे संबंधित है? आचार्य राममूर्ति समिति से। ओके, गन्नाम समिति 1993, इस समिति में ने अकादमिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन और स्वायत्तता की सिफारिश की। इस समिति ने मानित विश्वविद्यालयों, डिम्ड टू यूनिवर्सिटी की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए अनुशंसा की। मानित विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी कोई एक इंस्टीट्यूट था जिसे मानित विश्वविद्यालय की बातचीत के रूप में स्थापित किया गया है। ओके, कई अभी भी डिम्ड यूनिवर्सिटी है। ओके, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। पुणे में एक यूनिवर्सिटी है जो उससे संबंधित है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से। ओके, तो वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसी चैप्टर में आएगा। ओके, पुणे का इसलिए मुझे पता है क्योंकि IIM से भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का शायद दर्जा प्राप्त हो उसको। ओके, सारे IIM दिल्ली वाला।
सार्क यूनिवर्सिटी जो है, सार्क वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ओके, तो ये पुणे वाला इसीलिए पता है क्योंकि वहाँ हमारा एक मित्र अच्छा काम कर रहा है ना। सर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग कैसे होता है, मतलब सुनते मतलब ये बहुत है हैं कि। कि वो पूरा यूनिवर्सिटी रहता नहीं है। हाँ, आपको फील होगा कि ये यूनिवर्सिटी है, हाँ, लेकिन उसे अभी दर्जा भी नहीं दिया गया है, पर वो यूनिवर्सिटी की तरह वर्क कर रहा होता है। ओके, अच्छा, तो मानित तो विश्वविद्यालय। मतलब तो वो अपने आप को डिग्री पे अपने आप को यूनिवर्सिटी नहीं लिखता होगा, किसी अंदर संबद्ध रहता होगा किसी से। नहीं, वो अपने आप को स्वायत्त कॉलेज रहता है। अच्छा, ऑटोनॉमस बॉडी हम्म, कॉलेज, हाँ। हम्म। इसके अलावा गन्नाम समिति ने उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करने और विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान को भी प्रोत्साहन के लिए सुझाव दिया। तो इसमें हमें बस एक चीज़ दिख रहा है, रिसर्च को दिया है बढ़ावा। और नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन उच्चतर शिक्षा के लिए आयोग बनाने का भी गन्नामन समिति कहा था। तो मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि अनुसंधान पर बल कौन कौन सी समिति देता है, तो गन्नाम समिति। ओके, तो ये 1993 हम लोग 1992 में कौन सी कमेटी पढ़े थे? 1992 याद नहीं है? जी सर, ये था जनार्दन रेड्डी समिति। ओके, हाँ, सही है, याद है। ओके, जनार्दन रेड्डी है कि जनार्दन मिश्र है, एक बार चेक करिए तो, जनार्दन रेड्डी। है ना, जनार्दन रेड्डी। ओके, ये अच्छी बात है। ठीक, चलिए, लिंग दोष समिति, इसका नाम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मतलब माइंड को क्या कैच किया है, तो देखते हैं इसमें क्या है। लिंग दोष समिति दो। सर, जो ये सब जो समिति आ रहा है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ही ना आया है सर। उसी को चेक बैलेंस के लिए आ रहा जी। है ना। और देखिए, शिक्षा में सुधार के लिए बार बार समितियाँ आते रहता है कि भाई, अब इनको कहा, ये इन्होंने कहा ना रिसर्च के लिए बात करेंगे गन्नाम की समिति, उन्होंने कहा कि भाई हम सेमेस्टर, राममूर्ति समिति कहा कि हम सेमेस्टर लाएंगे। ओके, ऐसे ही लिंगदो समिति देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार छात्र संघ चुनाव में सुधार के लिए छात्र राजनीति में धन और बाहुबल से छुटकारा दिलाने के लिए वर्ष 2006 में लिंगदो समिति की स्थापना की गई और इसकी सभी अनुशंसाओं को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। तो लिंगदो समिति क्या है? छात्र संघ चुनाव से है संबंधित, है ना। अभी जैसे जेएनयू में छात्र संघ चुनाव हुआ है ना, जेएनयू में आप लोग फॉलो करते हैं कि नहीं फॉलो करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग चूँकि फॉलो करते हैं, जी जी सर। है ना। तो यूनिवर्सिटी में है तो भाई कुछ तो रहता ही है कि भाई देखें कि क्या चल रहा है। बीएचयू में भी छात्र संघ चुनाव होता था, लेकिन यहाँ इतना मारकाट हुआ कि आ, संयोग से नीतीश कुमार मतलब जो वहाँ के हैं वही इस बार प्रेसिडेंट बने हाँ, हाँ, हैं। नीतीश कुमार। अपना चीफ मिनिस्टर के नाम पे उनका हाँ, नाम है। ठीक है, हमारा एक जूनियर था वैभव मीना, जी। में जूनियर था, है ना, तो वो एबीपी ज्वाइन किया है, तो है ना, तो उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी जीता है। ऐसे ही नीतीश जो हैं वो ऐसा वाले हैं। हाँ, एबीपी को भी इस बार अच्छा वोट मिला है वहाँ पे। हाँ, जबकि पहले उतना अच्छा माहौल नहीं था एबीपी के लिए, लेकिन धीरे तो धीरे जो धीरे वैभव धीरे वहाँ मीना पे है पैठ बन गया है। वो हमारे से जूनियर ही हैं। हाँ, तो वोट बहुत काउंट हुआ है एबीपी का। हम्म, तो 1400 प्लस वोट सुनने में आया कि आया है। हम्म, ठीक। तो लिंगदो समिति जो है वो एसोसिएटेड है किससे? छात्र संघ चुनाव। हाँ, ठीक है, और 2006 अभी मुझे हंसी एक चीज़ की आ रही है। मैं बीए का एग्ज़ाम हो रहा था। ओके, तो मेरी भी एग्ज़ाम ड्यूटी लगी हुई थी, तो एक लड़का को मैं एक्सपेल्ड कर दिया था। ओके, उसका कॉपी छीन लिया था मैं कुछ देर के लिए। ठीक, तो कुछ देर के लिए छीन लिया। वैसे तो पहले कुछ लिख नहीं रहा था, चोरी कर रहा था, कुछ इस तरह से चोरी कर रहा था, तो मैंने छीन लिया कॉपी उसका। ओके, तो अगले दिन वो हमारे चैम्बर में आया कि किसी टीचर के चैम्बर में गया, वहाँ लेकिन मैं बैठा हुआ था। ओके, वो आया तो कहते हैं सर हमारा कॉपी छीन लिया गया था आज। वो पूछ दिए वो टीचर कि किसने छीना था। हाँ, था मेरा। यही छीने थे। हमको बोले कि अच्छा किए थे,
है ना। लेकिन यही है कि वो छात्र संघ वाले थे तो उसका नंबर भी बढ़ाया गया। और अभी मैं देख रहा हूँ पूरे बनारस में, है ना, उसका पोस्टर लगा हुआ है कि बीएचयू में इस पार्टी का ये अध्यक्ष चुन लिया गया। हमें इतनी हंसी आ रही कि इस लड़का को मैं चोरी करते हुए पकड़ा हूँ, एक्सपेल कर दिया हूँ, और उसका बीए जो है 6 साल में कंप्लीट हुआ है। समझ सकते हैं। अब वो लड़का छात्र संघ चुनाव बीएचयू लेवल के का अपने आप करने की कोशिश कर, दबंग लड़का होगा। दबंग जो भी कहिए, है ना। तो ऐसी स्थिति है भाई। हम तो किसी को हमारे सामने यदि कोई कुछ आएगा तो हम उसको उसी तरह से एक्शन लेंगे, छीन लिए तो कॉपी। ओके। तो लिंग दो समिति छात्र संघ चुनाव की वजह से इतना मजेदार हो गया, तो आप लोग याद रखेंगे ना 2006। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, है ना, ये ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा के विकास हेतु सुझाव दिए ताकि भारत को विश्व शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सके और छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। आयोग का उद्देश्य भारत के उत्साहपूर्ण समाज, एक ऐसी समाज है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हमारे देश और स्पर्धा को बढ़ाए। ऐसा तो मैंने दिख रहा है कि हमें याद रखने की जरूरत है। ओके। और आज उस शिक्षा में अधिक शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तो ये शोध रिसर्च से संबंधित कौन सा, किसने अनुसंधान किया था, अनुसंधान से संबंधित बताइए। अनुसंधान पर कौन बल दिया था? उच्च उच्च शिक्षा में सर। नहीं, गन्नाम कमेटी था ना, यहाँ आया था रिसर्च अनुसंधान। हाँ 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 ठीक। ये देखिए, है ना। तो गन्नाम समिति कहा था कि रिसर्च पर बल दिया जाए। ओके। तो आज उस शिक्षा में अधिक शोध कार्य, वैसे ये नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा हुआ था, मैंने बस उसको याद दिलवाने के लिए कि एक बार आपको ले गया। कुछ हो रहा था। आज उच्च शिक्षा में अधिक शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा के द्वारा समाज चतुर्मुखी विकास की जा सके। इसमें विज्ञान एवं तकनीकी, स्वास्थ्य, कृषि, बौद्धिक संपदा, पारदर्शी उत्तरदायित्व जैसे विषयों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए मानव क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए आ, जो भी है मैं देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। बृहद कार्य को ध्यान में रखते हुए 2005-8 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। अब देखिए, आपसे ये पूछने की संभावना है ना, जैसे कोठारी आयोग जो था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, वो 1964 से 66 है ना, 64 से 66। ऐसे ही आपको देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 2005 में, और ये इन 2008 में, इसको हम देखेंगे, है ना। 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा, है ना, काफ़ी न्यूज में रहते हैं ये, और मतलब आप लोग न्यूज फॉलो करते होंगे तो देखते होंगे कि अपने बयानों की वजह से काफ़ी न्यूज में रहते हैं, और इंग्लैंड में रहते हैं ना अभी। कांग्रेस का, ये कांग्रेस के हैं, तो जो है कांग्रेस का वही फॉरेन विंग यही संभालते हैं। ओके। सैम पित्रोदा। इस समिति में निम्नलिखित अनुशंसाएं थी। ओके। तो ये जो है आपका ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सैम पित्रोदा। नई व्यवस्था और वैश्वीकरण के परिवेश में बहु अनुशासी, क्या लिखा है, बहु अनुशासित शासनिक व्यावसायिक लोगों की मांग पूरा करने हेतु पाठ्यक्रम परिवर्तन करना। ओके। तो मल्टी, मतलब वही बात है कि आप, ठीक है, आप पढ़ने गए हैं लेकिन आप काम लायक हो करके यूनिवर्सिटी से निकले। ओके। आपको एक काम पसंद नहीं आया तो दूसरा कर लीजिए, लेकिन जिस जैसा इंडस्ट्री का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग करिए, तो ही आप मतलब सक्सेस हो पाएंगे लाइफ में। इस तरह की बात ये करने की कोशिश कर रहे हैं सैम पित्रोदा। ओके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के माध्यम से उस शिक्षा में प्रवेश करने वाले अनुपात को 7% से बढ़ा न्यूनतम 15% तक ले जाना। इसके लिए देश में वर्ष 2015 तक विश्वविद्यालय की कुल संख्या 1500 से अधिक होनी चाहिए। ओके। तो जो प्रवेश का अनुपात 7% था ना, उसको बढ़ा करके 15% लाने की कोशिश की गई, कम से कम
है ना। तो ये कम से कम, हालांकि अब हम देख पा रहे हैं शायद 28% हो गया है। ओके, मतलब ये हुआ ना कि मान लीजिए जितने बच्चे 12th पास किए हैं उसमें से कम 7% तो हायर एजुकेशन में आ गए, है ना। और, तो जो है श्याम पित्रोदा कमेटी ने कहा, या जैसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कहते हैं, ओके, उन्होंने कहा कि नहीं 7% नहीं, मुझे 15% चाहिए। ओके, तो उसके लिए कहा 2015 तक 1500 से अधिक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो इस वजह से आप देखेंगे कि कई सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना 2009 में की गई। कई सारे विश्वविद्यालय का कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना 2009 में की गई। ओके, इस वजह से ही दीर्घकालिक अवस्था में 50 विश्वविद्यालय स्थापित करना। आ, ओके, जो जैसे झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ओके, ये छोटे छोटे और भी, जैसे मोतिहारी में है, गया में है ना, राजस्थान में है, जयपुर में। ओके, जयपुर में है या अजमेर में है, अजमेर में है आई थिंक। ओके, तो छोटे छोटे यूनिवर्सिटी जैसे सिक्किम में है, हिमाचल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो वो इसी श्याम पित्रोदा कमेटी के बाद ही स्थापित किया गया है। ओके, श्याम पित्रोदा कमेटी को हम लोग कौन सा कमेटी कहते हैं? राष्ट्रीय कौन सा आयोग? ज्ञान आयोग। ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। उसके बाद दीर्घकालिक अवस्था में 50 विश्वविद्यालय स्थापित करना सरकार द्वारा, निजी या प्रायोजकों द्वारा। ओके, तो ये बाद में कहा कि कम से कम 50 अच्छे विश्वविद्यालय स्थापित करिए। ओके, तो बहुत सारे विश्वविद्यालय इसी वजह से स्थापित किया गया है। ओके, शिक्षा संबंधी संसाधनों के आवंटन के मानक निर्धारण और सामरिक वरीयता प्राप्त करने के उद्देश्य से उस शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का सुझाव। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम आगे देख सकते हैं। ओके, विश्वविद्यालय पर से कॉलेजों की संबद्धता के बोझ को कम कर, ये या तो कॉलेज को स्वायत्त कर दो या कॉलेज बंद कर दो, है ना, कि विश्वविद्यालय कम कॉलेज एफिलेटेड रहे विश्वविद्यालयों से। ठीक है, इसीलिए देखते होंगे कि जैसे बीएचयू में 4 ही कॉलेज हैं, लेकिन डीयू में बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं। पर डीयू के कॉलेज ऐसे हैं, उसको बस डीयू की डिग्री से मतलब होता है। वो कॉलेजेज अपने आप में बहुत कैपेबल हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है उन सबों के पास, है ना, वो अपने तरीके से काम करते भी हैं। ओके, डीयू के कॉलेज आप तो पढ़े हैं रोशन, आपको पता ही है। भगत जी सर, उनके पास बहुत फंड होता है अदर एक्टिविटीज के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बहुत फंड होता है। अपना ही बजट उनका बहुत ज्यादा है कॉलेज का। इस बीच में मैं गया था वहाँ, शायद हिंदू कॉलेज था, हाँ, देख रहा था, मतलब वहाँ एक कार्यक्रम था, भगत सिंह से संबंधित कार्यक्रम था। ओके, जी तो उसमें गया था मैं। तो एक तो भाई व्यवस्था गजब था, दूसरी बात खाना पीना के लिए पैसा भी नहीं दिया गया था किसी से, और इतने जी का खाना दिया था कि कैंटीन में कहा कि भाई सारे लोग खा सकते हो। जितने लोग गए थे सभी को कहा कि कैंटीन में छोटे छोटे गोष्ठी में जो होता था सर, सेमिनार होता था, तो उसको बोलते हैं रिफ्रेशर जो मिलता था हम लोग को। तो कभी हम लोग से पैसा नहीं लिया गया गोष्ठी में अटेंड करने के लिए, लेकिन हमेशा बच्चों के लिए मतलब समोसा पैटीज वगैरह मिलता ही था। तो बहुत अच्छी व्यवस्था, वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था है। रिच लाइब्रेरी है हर कॉलेज का, बहुत बढ़िया है। ओके, चलिए। इस समिति ने उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने और भविष्य में इसके प्रसार हेतु एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा नियंत्रक प्राधिकरण, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की, अनुशंसा की। ओके, तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना करने की अनुशंसा पेट्रोदा कमेटी के द्वारा किया गया। मैं जान से बार बार पेट्रोदा कमेटी कह रहा हूँ कि आप लोग के माइंड में दोनों चीज़ रह जाए। ओके, सकल घरेलू उत्पाद को कम से कम 1.5%, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1.5% उस शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, जबकि शिक्षा पर 6% हो। वर्ष 6000 में यह 2006 में 0.7 था। ओके, तो देखिए उच्च शिक्षा पे कम से कम 1.5% खर्च करने की बात राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा किया जा रहा है, और टोटल शिक्षा पे 6% का खर्च हो, कम से कम 1.5% उच्च शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। ओके, और जो कि मात्र और मात्र 0.7% था। ओके, सबको शिक्षा सुलभ करवाना। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा को पूरा करने के लिए निम्न बिंदु हैं:
वर्तमान व्यवस्थाओं के भीतर सुधार, नीतियों में परिवर्तन और संविधान संशोधन। हाँ, यह सब परिवर्तन विश्वविद्यालय, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है। ओके, तो मुझे जान सर इसमें तो ये भी दिया है, भारत में विदेशी विद्यालय की स्थापना। आपकी किताब में नहीं सर, उसी में तो है ऊपर। अच्छा, कहाँ आप देख कितने नंबर का पॉइंट है? हाँ, एक, हाँ 6 नंबर का पॉइंट दिख रहा है। तो भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना अभी हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था। गुजरात में कई सारे यूनिवर्सिटी का ब्रांचेज खुल रहा है, याद है? जी सर, पढ़ाए थे। है ना? तो इस कहीं ना कहीं ये समिति, ये आयोग का भी योगदान होगा, है ना? और अभी आईआईटी मद्रास है या किसका दुबई में खोल रहा है ब्रांच, अभी बताए थे ना? आईआईटी मद्रास ही तो है सर। ओके, ठीक है, चलिए। तो करंट अफेयर के माध्यम से भी हम कुछ यूनिवर्सिटी को इधर ला रहे हैं, अपने यहाँ ला रहे हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी अपने यहाँ जो बहुत अच्छा है उसको भेज रहे हैं दूसरे जगह। उच्च शिक्षा के नवीकरण तथा पुनर्जीवन सलाहकार समिति, है ना? तो यशपाल समिति है उच्च शिक्षा के नवीकरण और पुनर्जीवन सलाहकार समिति। कब? 2009। पेट्रोदा कमेटी क्यों कंप्लीट हो गया था 2008 में, है ना? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ओके, बाद में फिर ये उच्च शिक्षा के नवीकरण और पुनर्जीवन सलाहकार समिति, कमिटी ऑन इनोवेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ हायर एजुकेशन, और इसको हम लोग यशपाल समिति भी कहते हैं, और ये 2009 की है। ओके, कितनी समिति हो गई? आप लोग एग्जाम में आएगा तो सर पकड़ मत लीजिएगा कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा कि आपको सारा समिति, है ना, उस समिति के कम से कम 2-3 बिंदु और ईयर, खास करके ईयर पे फोकस करिएगा, क्योंकि इसका जो लक्षण है ना वो ईयर पूछने वाला रहता है, आपको सीरीज में डाल देगा ईयर के लिए। ओके, तो आप लोग घबरा जाएंगे। सर ये 6% शिक्षा के बजट का खर्च करने वाले में बिहार में तो सर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, 22% के अप्रोक्स। हाँ, तो बिहार में 40% भी खर्च कर दे। अभी जाएंगे बिहार के स्कूलों में, आप तो ज्वाइन करेंगे ही ना, तो पता लगेगा कि कितने प्रतिशत खर्च करने की जरूरत है ना? अभी जो पेमेंट तो दे नहीं रहा है, पेमेंट कितना कितना दिन रोक के रखता है। नहीं, हाँ पेमेंट सबको दे रहा है, विशिष्ट शिक्षक का कुछ तकनीकी कारणों से नहीं आ रहा है, हाँ, अदरवाइज पेमेंट पेमेंट में सबका इस वैसे क्लियर इशू है। नहीं आ रही है, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि हमारे नहीं सर, मेरे घर में सब पुराना पुराना टीचर है, सब उसको पेमेंट पुराने टीचर रोक। में आ रहा है, बीपीएससी उनका वाले में नहीं आ एचआरएमएस रहा। का बोर्डिंग नहीं हो पाया होगा इसलिए नहीं आ रहा है। नहीं, जबकि उन लोग का फिर से इस 11-12 में भी हो गया है वो का, फिर से सब अथी एग्जाम भी दिया है, सब पास भी सक्षमता हुआ। दे के ही ना, सक्षमता 2 दे करके, तो सक्षमता 2 वाले का अभी एचआरएमएस बोर्डिंग नहीं हो पाया है। सक्षमता 1 वाले का सबका वेतन आ रहा है टाइमली। एगो को तो नहीं आ रहा है, एगो तो पहले से है वो लोग। वही बात जो भी वही बात नहीं, मेरे हम मित्र हैं लोग। गए हैं +2 में तो उनको तो आ रहा है नियमित, बीपीएससी से गए हैं। ओके, तो बीपीएससी टीआरई 2.0 वाले हैं, हमारे कई सारे साथी हैं जो कि शायद जी, सहचर भी थे, है ना? तो उनका सिलेक्शन हुआ है, और वो जो है आराम और से। टीआरई 1 वाले का सर इंक्रीमेंट भी लग गया है हाँ, टीआरई 1 में एचआरएमएस के हमारे चक्कर जीजा में। जी लोग सब थे, है ना? उस समय हम जो भी थे टीआरई 1 में, सभी हमारे सीनियर थे, है ना? ओके। टीआरई भी 1 में हम लोग को मौका ही नहीं मिला था, बस 2 में मौका मिला था, क्योंकि 1 में तो हम लोग स्टेट पास नहीं थे ना। वही कह रहा हूँ, 1 वाले जितने सभी पुराने थे, है ना? इसीलिए कट ऑफ देखिए उसका कितना गया था। बस एग्जाम दे दो भाई, हम तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसी स्थिति। फिर वन में दिए थे, 1 से 5 वाला में एलिजिबल हो गए, छांट दिया हमको। अच्छा। सर 2 वाले में कुछ गड़बड़ी भी हमको लगता हुआ होगा, नहीं तो पीजीटी का कट ऑफ आपके अनुमान था उसके आगे पीछे तो आया ही था, हम्म लेकिन मतलब मुझे थोड़ा सा लगा कि 2-3 नंबर मैनेज होना चाहिए था, और पता नहीं कैसे इतना कट ऑफ गया। खैर, जाने दीजिए, अब तो आप सिलेक्टेड हैं, बाकी जो सिलेक्टेड नहीं है उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है।
मेहनत तो कर ही रही हैं, बाकी देखा जाएगा। यशपाल समिति के नाम से प्रसिद्ध है कमिटी ऑन रिनोवेशन एंड रिजोनेवेशन ऑफ हायर एजुकेशन 2009। तो यशपाल समिति 2009 की है। ओके। तो ये इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल, इसी वजह से इसको हम यशपाल समिति भी कहते हैं। ओके। तो यूजीसी के अध्यक्ष रहे थे प्रोफेसर यशपाल। अभी यूजीसी के नए अध्यक्ष कोई बने हैं। ओके। क्योंकि जो अन्ना मलाई करके जो नाम नहीं था, वो जो जेएनयू के वीसी रहे थे वो रिटायर हो गए, तो नए लोग बने हैं। ओके। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि अभी जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, क्या पता, पूछ ली। अभी ये जगदीश कुमार अभी यूजीसी के अध्यक्ष वो इन JNU रिटायर हो गए वो। कुलपति हाँ, वो रिटायर हो रिटायर गए, है एम जगदीश कुमार, है ना। जी। सर आपके यहाँ जीआरएफ करता है तो जूनियर पे भी आपका ध्यान जाता है कि मतलब कौन कितने लोग आए हैं जीआरएफ के थ्रू हिंदी में? हाँ। तो मेरे मुजफ्फरपुर से इस बार एक लड़की गई है क्या बीएचयू नाम है? में, अंकिता। अंकिता। तो अभी तो ज्वाइन होगी, तो मतलब अभी वाला जो रिजल्ट है उसमें आई है। जी सर, इसी साल एडमिशन उनका हुआ है। अच्छा, तो अभी वो लोग बीएचयू आई नहीं होगी, है ना, पेमेंट, हम्म। लेकिन वो बीएचयू नहीं आई होगी अभी, है ना। जी। में रोक भी लगा है। ओके। तो उसका यूजीपीजी कहाँ से हुआ था? यहाँ बिहार विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट से हुआ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है ये। BRBAU है ना मुजफ्फरपुर में, वहीं से की थी। लेकिन ओके। पहले बार में नेट क्वालिफाई कर ली थी और सेकंड टाइम में जीआरएफ। ओके। हम्म, चलिए, हाँ, वो तो दिख ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे। ओके। नए बच्चे राष्ट्रीय उच्च लेकिन सर रोक लग गया है तो उनका मतलब हो पाएगा आगे, प्रोसीड हाँ, करेंगे अब तक? होगा होगा। देखिए, दिक्कत जिनका फेयर हुआ है उनके साथ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। जिनका फेयर नहीं हुआ है उनके साथ दिक्कत होगा, हम्म। है ना। तो वही है, दो रिजल्ट यहाँ जो है ना वो अनफेयर हुआ है, तो इस वजह से। और भी हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट में और कुछ कुछ हुआ हो। हिंदी विभाग में दो रिजल्ट को लेकर के जो मारामारी है ना, एक सर ये ऐसा कैसे संभव हो पाता है कि डीयू में जीआरएफ वाले का भी नहीं हो पाता है और जिनका नेट है डायरेक्ट उनका भी हो जाता है? मतलब ये गड़बड़ी नहीं है? ये भी तो बहुत बड़ा बहुत धांधली बड़ा हुआ। गड़बड़ी है। अब हमने ही डीओ में 2 बार इंटरव्यू दिया था, है ना। आप इंटरव्यू ले लेंगे, इतना अच्छा मार्क्स था। इवन हो सकता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम लिया था डीओ वाले, जान से मैंने एंट्रेंस भी दिया था कि भाई जी। तो कि, लेकिन एंट्रेंस में आप टॉप भी कर जाएंगे तो डीओ वाले जिसको चाहेगा उसको ही लेगा। तो डीओ में तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। वही तो मैं भी देख रहा ये हूँ कि नेट क्वालिफाइड का पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया और जीआरएफ वाले को बाहर कर देते हैं। अभी हमारा एक मित्र है जो ड्यू से ही रिसर्च कर रहा है ना, तो बताता है जैक क्या होता है वहाँ। जैक सिस्टम चलता है, जुगाड़ सिस्टम चलता है। जी। बीएचयू में भी कुछ कुछ चलता है, ऐसा नहीं कि बीएचयू में नहीं चलता है, जुगाड़ सिस्टम चलता है, ऑब्वियसली चलता है। वो तो हर जगह चलता है लेकिन डीयू में तो हद हो गया हुआ है। मतलब जीआरएफ स्कॉलर को तो प्रायोरिटी देना चाहिए एडमिशन में, लेकिन वो नेट वाले को लेते हैं, जीआरएफ वाले को भी बाहर कर देते हैं। वही बात है। चलिए, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कम से कम कमेटी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, हालांकि बीच बीच में कमेटी आते रहेगी, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत है अभी, तो इस सप्ताह हम लोग चाहेंगे कि कंप्लीट हो जाए, इस सप्ताह में 7 दिन में कम से कम। ये सब डाटा है, इस वजह से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पुष्पम ठीक हैं आप? ज़्यादा लोड जी लोड तो नहीं लग रहा है? ठीक है सर, ठीक। लोड तो लेना पड़ेगा। हाँ। ओके। अब तो यही सोच लिए जब भीड़ गए हैं तो भीड़ गए बस। वाह। और वो दिखता भी है, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है ना। मतलब इतना लोड लेने के बाद भी आप टॉप 5 में आ रही हैं उधर, है ना, तो ठीक है। लेकिन वही कोशिश करिए कि
पहले सर मेरा सर जानते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन था ना, सो 2 क्वेश्चन गलती से लग गया टिक, और एक में कंफ्यूजन हो गया, नहीं जो लिखा हुआ था ना हम भी गलत कर लिए थे। तो अच्छा वही भागलपुर वाला क्या? जी नहीं, भागलपुर वाला मेरा सही था। अच्छा, वो था सर, वो जो वर्ड वाला क्या जो था। कहूँ, वो था जो मतलब नहीं है, और हम बस हम लास्ट में वाला लगा दिए कि कोई नहीं है उसमें, ये फिर व्याकरण सही में हो क्या? गया। जी सर, व्याकरण ही था शायद। चलिए, कोई ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उच्च संस्थान और अनुसंधान आयोग की स्थापना। देश में उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए बनी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यूजीसी और एन क्या लिखा है AICTE जैसे उच्च शिक्षा नियामकों को समाप्त कर उन्हें प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग के दायरे में लाने की सिफारिश की। और यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अनुशंसा है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। विश्वविद्यालय, इसके अध्यक्ष कौन थे? उच्च शिक्षण आयोग राष्ट्रीय। यशपाल। ठीक है। उच्च शिक्षण पास कमेटी। क्या? उच्च शिक्षा के नवीकरण और पुनर्जीवन सलाहकार समिति, और इसी के अंतर्गत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो यशपाल है ना, प्रोफेसर यशपाल। ओके। विश्वविद्यालय का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जहां कृषि, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विषयों को पढ़ाया जा सके। इन विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षा संस्थान खोले जाने की जरूरत नहीं है। समिति ने भी विश्वविद्यालयों से कॉलेज की संबद्धता को बोझ को कम करने की सिफारिश की। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान करने के संबंध में एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि मनमाने तरीके से ऐसा विश्वविद्यालय न खोले जा सके, है ना। मान लीजिए कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल ले और उसको कह दे कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, वो कहता है इस तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी कम किया जा सके, उस पर बातचीत की जा रही है। इस समिति ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालय खोलने के बारे में सावधानी बरतने की सलाह दी थी, है ना, कि धड़ल्ले से आप विदेशी विश्वविद्यालय खोलना मत शुरू करो। इससे ये होगा ना कि हमारे यहाँ का जो ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल विश्वविद्यालय हैं, उस पर हमारा ध्यान कम जाएगा। इसीलिए कहा कि भाई विदेशी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कि लगातार खोलने लगो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM को विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही विकसित करने की सिफारिश की। IIT IIM में प्रवेश परीक्षा ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम की पद्धति पर होनी चाहिए, जिससे कि किसी विशेष क्षेत्र में छात्र की दक्षता को जांचा या परखा जा सके। इस समिति ने स्नातक डिग्री और बहुअनुशासिक पाठ्यक्रम पर बल दिया। तो ऐसा तो मुझे इसमें कोई विशेष नहीं लग रहा है। ओके, तो इसको हम चाहेंगे कि आप इग्नोर ही करें, ऐसा विशेष नहीं लग रहा मुझे, है ना। बस यशपाल समिति कब की है? 2009 की। जी ओके, दिमाग में रखेंगे, और इसमें ऐसा विशेष दिख नहीं रहा है। ओके, फिर भी 4 पॉइंट यहाँ दिया है, तो ठीक है, कोई दिमाग में रहा होगा, कुछ नहीं रहा होगा तो चल सकता है। ओके, शर्मा समिति कितना समिति है रे भाई। इस समिति के अंतर्गत भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास पर विमर्श किया गया, और समिति ने विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के संस्थानों की स्थापना करने की सिफारिश की। इस समिति ने तकनीकी शिक्षा पर विस्तार करने के लिए उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सामर्थ्य प्रदान की। समिति ने यह भी सिफारिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हर वर्ष बुनियादी विकास विज्ञान अनुसंधान पर 500 करोड़ खर्च किए जाए। ओके, तो अनुसंधान पर 500 करोड़ खर्च करने की बात की जा रही है। तो चूंकि ये 500 करोड़ 2009-10 की बात है, तो ये बढ़ाकर अब तो बढ़ जाना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट हालांकि रिसर्च पे खर्च कर रही है अब, हालांकि तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है, पर रिसर्च पे 500 करोड़ तो मिनिमम खर्च करना ही चाहिए शर्मा कमेटी के अनुसार। ओके, बाकी इधर आते हैं। अनिल कादोकर समिति 2011। इस समिति ने देश में तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए नीति की सुचारू रूप देने की सिफारिश की। समिति ने प्रत्येक संस्था में अनुसंधान के लिए 2% बजट निश्चित करने का सुझाव दिया। ओके, 2%, मतलब मान लीजिए किसी संस्था को 100 रुपये मिलता है, तो 2% कहाँ खर्च होना चाहिए? बजट, ये अनुसंधान पर खर्च होना चाहिए। ओके, अनिल काकोदकर समिति ऐसा कहते हैं। ओके, और ये 11 की कमेटी है। KV पवार समिति, यूजीसी द्वारा गठित इस समिति ने उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 4 मॉडल सुझाए। मॉडल 1 क्या है, देख लेते हैं। मॉडल 1 आधारभूत ढांचा मॉडल।
निजी क्षेत्र मूलतः ढांचे में निवेश करता है, जबकि सरकार संचालन और प्रबंधन का कार्य देखती है और निवेश के बदले निजी निवेशक को वार्षिक भुगतान करती है। तो ये है आधारभूत संरचना, मतलब वही है कि बिल्डिंग विल्डिंग बना दीजिए, काम आपका हो गया। अब आपको जब भी यूनिवर्सिटी से जो भी फायदा होगा ना, तो उसको आपको एनुअली भुगतान कर दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया, बेस स्ट्रक्चर बना लेना। आउटसोर्सिंग मॉडल में क्या है, निजी क्षेत्र मूलतः ढांचे में निवेश करता है और संस्थान के संचालन प्रवर्धन का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र का है, जबकि सरकार का उत्तरदायित्व निर्दिष्ट सेवाओं के लिए निजी निवेशकों को भुगतान करने का है। ओके, तो देखिए आउटसोर्सिंग मॉडल में क्या है, सब कुछ तुम देख लो, है ना, निजी क्षेत्र देख लो, है ना, बाकी हम आपको भुगतान कर देंगे। ठीक, आउटसोर्सिंग मॉडल ये हुआ। इक्विटी या हाइब्रिड मॉडल में क्या है, मूलतः ढांचे में निवेश सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझा किया जाता है, जबकि संचालन और प्रबंधन निजी क्षेत्र के साथ निहित है। ओके, तो यहाँ हाइब्रिड मॉडल में क्या है, मूलतः मतलब मूलभूत ढांचे जो बिल्डिंग बनाने का काम दोनों मिलकर कर ले और संचालन और प्रबंधन का निजी क्षेत्र के साथ करें। ओके, और रिवर्स आउटसोर्सिंग, एक आउटसोर्सिंग में आप देखे थे, आउटसोर्सिंग में क्या था कि सब कुछ कौन कर रहा था, ये प्राइवेट क्षेत्र। यहाँ देखिए रिवर्स आउटसोर्सिंग में सरकार मूलतः ढांचे में निवेश करता है और संचालन और प्रबंधन का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र में रहता है। तो रिवर्स आउटसोर्सिंग में ये जो है मूलभूत ढांचे कौन खड़ा करेगा, सरकार खड़ा करेगी, और लेकिन उसमें प्रबंधन और संचालन का काम कौन करेगा, निजी क्षेत्र करेगा। तो इसमें कौन सा मॉडल आपको सबसे अच्छा लगा, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4? मतलब आप एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचे तो कौन सा मॉडल ठीक लगा? आधारभूत ढांचा मॉडल में कौन निवेश कर रहा है, निजी क्षेत्र। आधारभूत ढांचा में निजी क्षेत्र, और यहाँ प्रबंधन और का काम कौन कर रही है, सरकार। तो मुझे तो मॉडल 1 ही ठीक लग रहा है। ओके, बाकी जी सबसे एक्टिविटी वाला क्या है सर? क्या एक्टिविटी हाइब्रिड मॉडल? इक्विटी हाइब्रिड मॉडल में क्या है, मूलतः ढांचों में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों निवेश करता है। इक्विटी मतलब होता है बराबरी का, है ना। ओके, कि दोनों जगह हम निवेश करेंगे, सरकार और ये। ओके, और संचालन और प्रबंधन का काम भी दोनों मिलकर करेंगे। ओके, यही ना ठीक रहा सर? नहीं, ये भी ठीक नहीं, मतलब निजी क्षेत्र को हम संचालन का काम क्यों दे देंगे हम, निजी क्षेत्र को, है ना, लूट मार खाओगे, है ना। तो मॉडल 1 हमें ज़्यादा सही लग रहा है कि मतलब निजी क्षेत्र ढांचे मतलब बिल्डिंग बना दे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, चलेगा, लेकिन संचालन का काम और प्रबंधन का काम सरकार देखे। मॉडल 1 यही है। आउटसोर्सिंग मॉडल में क्या है, निजी क्षेत्र मूल ढांचे में निवेश करता है और संस्थान के संचालन और प्रबंधन का उत्तरदायित्व भी निजी क्षेत्र का ही है। ओके, तो यहाँ क्या है, आउटसोर्सिंग मॉडल में दोनों काम निजी क्षेत्र ही कर रहा है। ओके, और बाकी उसके लिए सरकार पैसा दे रही है। लेकिन रिवर्स आउटसोर्सिंग में क्या है कि सरकार यहाँ मूलभूत ढांचे में निवेश कर रही है। ओके, और यहाँ भी संचालन और प्रबंधन का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र का है। ओके, तो ये तो मॉडल बहुत बेकार लग रहा है मुझे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करो और संचालन और प्रबंधन का काम निजी क्षेत्र कर रहा है। तो ये तो थोड़ा ठीक, बहुत तो खराब लग रहा है मुझे, है ना। तो आप चारों मॉडल दिमाग में रख सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं इस मॉडल से। ओके, बस नाम याद रखिएगा, 4 मॉडल कौन दे रहा है, के वी पवार समिति। ओके, चलिए, कौन समिति बोले मॉडल दिया है? के वी पवार, ये है ना, पवार समिति। ओके, पवार समिति 4 मॉडल दिया है। ओके, 2016 में ईस्वी क्या है? क्या ईस्वी? अच्छा, ईस्वी इसका 2012 है ना, 2012 है ना। ओके, सरकार ने वर्ष 2016 में यूजीसी डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज द वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, म्यूट कर लीजिए।
2016 नामक पहल के अंतर्गत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। वर्ष 2018 तक जब ऐसे 6 संस्थानों को नामित किया गया तो उन्हें विश्व स्तर के संस्थानों के स्थान पर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप में नामित किया गया। अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है ना, तो ये कंसेप्ट कब आया था? ओके, तो जब हमारी जो नई सरकार बनी थी उसके बाद, जो एक तरह से नई सरकार का मतलब यही है कि 2014 के बाद जो सरकार बनी है वो ना, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का प्रावधान आया था जिसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट कहा गया था। ओके, कमाल ये है कि जियो संस्थान को भी जियो यूनिवर्सिटी खोला, उसको भी हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कह दिया। ओके, और कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कहा, जो कि बहुत ठीक बात नहीं है। एक तरह से हम जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई संस्था है, जहाँ गवर्नमेंट पूरे रूप से इन्वॉल्व है, उन संस्था को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के रूप में तैयार करना चाहिए था। ओके, लेकिन कई सारे प्राइवेट, जैसा अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आ रहा है, देखिए कौन कौन यूनिवर्सिटी है या कौन कौन संस्थान है इसमें। ओके, तो ये 2016 में आया था कंसेप्ट। ओके, और 2018 में अब देखेंगे कि बहुत सारे, कितने, 6 को दिया गया था ना 2018 में। ओके, 6 संस्थानों को नामित किया गया था, लेकिन कंसेप्ट जो आया था ना वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन का, वो आया था 2016 में, है ना। तो ये जो अभी लिखा है यहाँ देखिए, लिखा है ना, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इन हिज बजट स्पीच ऑफ 2016, है ना, 10 public and 10 private institutes are identified to emerge as the world-class teaching and research institution. This will be the enhance affordable access to high quality education. तो उस समय 2016 की बात है जब 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड क्लास के रूप में डेवलप किया गया था, मतलब डेवलप करने की बात की गई थी, लेकिन 2018 में 6 को कहा गया, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। ओके, और इसका देखते हैं और कुछ है क्या इसमें। लिस्ट वैसे दे नहीं रखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ, ये लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस देखिए क्या क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी बम्बई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कहा गया, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अच्छा, इसको भी और हमारा भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में है। ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, तो देखिए, और ये लिस्ट अपडेटेड है, ये अच्छी बात है कि हम लोग वेबसाइट से देख पा रहे हैं। ओके, तो ये 2018 में देखिए कितने हैं, इधर 3 दिख रहा है। ओके, 2018 में जो आपके किताब में लिखा हुआ है, और ये बढ़ करके कितने सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, देख लीजिए, 1 2 3 8 हो गए। ये क्या खुल गया, हाँ 8 है। जी सर, दिख तो 8 ही रहेंगे। हाँ, तो देखिए ये सरकारी इंस्टीट्यूट है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ ना। ओके जी, तो देखिए इधर 17 फरवरी को आईआईटी मद्रास 2020, तो कोई नहीं, 2020 याद रखेंगे। 2018 में आप 3 देख पा रहे हैं, एक तो बेंगलोर आईआईसी बेंगलोर है, हाँ, आईआईटी दिल्ली है और आईआईटी बम्बई है, उसके बाद मद्रास, खड़गपुर, 3 यूनिवर्सिटी दिल्ली, हैदराबाद और बीएचयू। ओके, प्राइवेट इंस्टीट्यूट देखिए क्या क्या है। अरे जियो यूनिवर्सिटी नहीं है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, जियो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं डाला है। हाँ, देखते हैं क्या क्या है। एक तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स पिलानी। ओके, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिव नाडर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। तो देखिए 4 जो है मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी तो फिर जियो का मेरे माइंड को क्यों याद था, क्योंकि देखिए अब याद था तो कुछ ना कुछ जियो यूनिवर्सिटी है सर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में, है ना। बहुत विवाद भी हुआ था उस टाइम, वही इसलिए याद भी है। क्योंकि वो तो ओपन नहीं हुआ था, उससे पहले ही दे दिया था, मतलब ओपन हो ही रहा था उसी टाइम, डिक्लेयर कर दिया था।
तो हो सकता है विवाद हुआ हो तो हटा दिया हो, है ना नहीं, ये भी हो सकता है कि सर वो रनिंग अभी नहीं है ना, रनिंग जब हो जाएगा ना हाँ तो हम तब। उनको डाल देंगे लिस्ट पे। हम्म। तो अभी आप लोग यही याद रखिएगा, है ना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स पिलानी, और अच्छी इंस्टीट्यूट है बिट्स पिलानी, ओके। फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल ओपी जिंदल और शिव नाडर कमेटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस प्राइवेट में है, ओके। और 8 इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस जो पब्लिक है उसको भी दिमाग में रखना है। एक तो आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली, दिल्ली बम्बई मद्रास खड़गपुर, है ना, आईआईटी, ओके। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और खड़गपुर, ये आपका इसमें। कानपुर वाले को क्यों नहीं दिया? आईआईटी कानपुर भी तो अच्छा है। ठीक है, अब नहीं दिया तो उसका हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। और इधर अच्छा है, कम सिलेबस दिया है याद करने। और 3 पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो उसको भी याद रखेंगे। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका, ओके, हमारा बीएचयू, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, है ना, ये भी है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये देखते हैं एक बार, ओके। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ओके, ये हमको केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, है ना। ये हमारे यहाँ से हमारे कई सारे मित्र यहाँ से पढ़े हैं, है ना। तो जो ये वाला विवाद नहीं हो रहा था, जो ये जंगल जो काट, रोहित वेमुला, रोहित वेमुला वाला। नहीं नहीं, हाँ, रोहित वेमुला वाले भी मामला है, और दूसरी बात यह है जो जंगल अभी काटा जा रहा था, अच्छा, हाँ। हाँ, तो वो यही है, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, ओके। यहाँ रहता है, यहाँ रिसर्चर का भी नाम देख सकते हैं, तो हमारे कई सारे क्लासमेट्स और सीनियर्स यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, है ना। तो खैर हमें, चलिए सर यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में तो थेसिस को लोग कॉपी करके और जमा कर देते हैं, दूसरे का बना हुआ को हूबहू सही लिख करके जमा कर देते हैं। अब ऐसा संभव नहीं है ना, अब पकड़ा जाते हैं सब। तो अब बनाना पड़ेगा थेसिस अपना पर्सनल। हाँ, लेकिन सर इतना मेहनत तो हम देख नहीं रहे हैं, पीएचडी में कई लोग हैं लेकिन हम देख नहीं रहे उतना नहीं मेहनत नहीं करते नहीं हुए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो मेहनत कर रहे हैं वो कर और रहे बिहार यूनिवर्सिटी में सर पैसे भी लिए हैं पीएचडी कराने के लिए, हैं। बिहार का छोड़िए ना, बिहार में तो बहुत कुछ होता है। 1-1.5 लाख रुपया के आसपास ले चुके हैं। बिहार बिहार है, हाँ, सबके अभी बिहार। ये आरा विश्वविद्यालय से कई सारे रिसर्चर हैं। जितना बिहार कर लीजिए आप। तो बहुत सारे रिसर्चर पैसे दे करके करवा रहे हैं, ओके। खैर, तो हमने इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस देखा, 2018 का भी लिस्ट देखा, अभी हम लोग अपडेटेड लिस्ट भी देख लिए हैं ना, तो जो है अपडेटेड लिस्ट आप लोग दिमाग में रखिएगा, ओके। तो चलिए आज हम यहीं रुकते हैं, बोलते बोलते लग रहा है ये सब दर्द कर रहा है। कल 6 घंटा बोलना ये हो जाए। सर सैटरडे रीडिंग संडे रीडिंग सर हम लोग से करवाइए, आप बस उसको समझा दीजिए, नहीं 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 समझा नहीं दिया कीजिए। नहीं नहीं, ये फिर हमको अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना। सैटरडे संडे सर क्लास रहेगी। सैटरडे संडे को मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मतलब जो रेगुलर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको स्टॉप करके ना काव्य शास्त्र सेक्शन जो है वेस्टर्न काव्य शास्त्र कर लें, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ये कि और सर यूनिट। जैसा कि हम सोच रहे हैं सैटरडे संडे रिवीजन के लिए रहता तो सही रहता। अच्छा, ठीक है, रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिवीजन के लिए एक ही दिन रखिए, या 2 दिन रखिएगा ना तो फिर हम लोग का सिलेबस नहीं बैक सर, लग जाएगा। नहीं सर, देखिए मेरा फिर उधर बीपीएससी वाला भी रिवीजन करना रहता है, मंडे को फिर रहेगा टेस्ट। तो ऐसा करेंगे ना, 1 घंटा के लिए हम काव्य शास्त्र के लिए सिर्फ जुड़ेंगे, वेस्टर्न काव्य शास्त्र के लिए बस। तो हाँ, फिर सिलेबस सवेरे देखो। सवेरे सवेरे ही कर लीजिएगा सर। हाँ, सवेरे ही कर लेंगे 1 घंटा के लिए, है ना। जी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ काव्यशास्त्र सेक्शन भी आप अच्छे, क्योंकि देखिए हम आपको उस सेक्शन पे फोकस करवा रहे हैं ना, कि जहाँ से आप मतलब बिना कन्फ्यूजन का आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जब तक उन सारी चीज़ों से गुजरे नहीं रहेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो वेस्टर्न काव्यशास्त्र हो गया या भारतीय काव्यशास्त्र हो गया, भारतीय काव्यशास्त्र में याद करना पड़ता है ज़्यादा, लेकिन वेस्टर्न काव्यशास्त्र को थोड़ा सा भी करके जाएंगे तो आपका काम आराम से हो जाता है, और आप पूरा का पूरा 5 का 5 क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे, है ना। तो इस वजह से मैं वेस्टर्न काव्यशास्त्र अभी पहले करवा दूंगा, फिर भारतीय काव्यशास्त्र करवाऊंगा, ओके। कि भाई हम जिस सेक्शन को मैं बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ पहले वो सेक्शन करवाऊंगा ना, है ना। और देखिए उपन्यास की जहाँ तक बात है तो भाई उपन्यास अभी आप लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो उसका समरी, पात्र, कुछ महत्वपूर्ण डायलॉग वो देख लेंगे। हम लोग का एग्जाम सर जुलाई में होगा कि जून में होगा? जून में होगा, 21 से 30 जून। अच्छा,
ओके। तो तो मेरा स्कूल उस समय खुल चुका रहेगा नहीं, 20 तक ही तो मेरा स्कूल बंद है। अच्छा, ये सर अभी इतिहास पढ़ाइएगा क्या? क्या इतिहास? अभी जी अभी हाँ। रहने दीजिए। हम समझ रहे हैं आपकी स्थिति। बात है सर, ऐसे में क्या होता है, हम दिन भर मतलब बिजी रह पाते जाते हैं और शाम को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा, चलिए देखिए, अभी उधर मैथ्स ख़त्म हो रहा है ना? तो उधर थोड़ा समय हम कम करेंगे जिससे कि मैं सही समय पे सो पाऊँ, ठीक है? तो ज़्यादा होगा तो हिंदी भी हम दिन में ही मतलब अभी ही कर लिया करेंगे, यदि मैं सही से समय पे सो जाऊँ तो। क्योंकि अभी देखिए हमारे आँखों में हो सकता है नींद दिख रहा हो, लेकिन ये है कि मैं पढ़ाते हुए मुझे नींद उतना डिस्टर्ब नहीं करता है। ओके, तो खैर हम स्टॉप करते हैं। कुछ दिनों में कोशिश करेंगे कि आपका जो समस्या आपकी जो समस्या है ना ये समाप्त हो जाए। ओके।